सीरिया में राजनीति केंद्र में है क्योंकि राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने असद के बाद दमिश्क में पहली संसद अंतिम रूप दी है। सीरियाई अधिकारियों ने 210 सदस्यीय अंतरिम संसद के अंतिम 70 सांसदों की घोषणा की, जिसकी अगुवाई अल शरा करेंगे। इसका मतलब है कि ये संस्था अगले हफ्ते अपना पहला सत्र आयोजित करेगी। ये सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के 8 महीने बाद है। हमारे साथ अहमद शरावी जुड़े हैं, जो फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में रिसर्च एनालिस्ट हैं। अहमद, आज ई24 न्यूज़ इंग्लिश पर आपका स्वागत है। क्या ये सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक सही कदम है, या आखिरकार क्या ये अभी भी एक ऐसा निकाय है जिस पर मुख्य रूप से राष्ट्रपति का ही नियंत्रण है? सबसे पहले बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसा आपने कहा, ये शारा द्वारा सत्ता केंद्रीकरण का प्रयास है। फिर से उन्होंने इन 70 सदस्यों की नियुक्ति की। ये सीरियाई संसद का 1/3 हिस्सा है। चयन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी, लेकिन सिर्फ दर्शकों के लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये प्रक्रिया कैसे लागू की गई या ये संसद कैसे नियुक्त की गई। संसद के 2/3 सदस्य एक समिति ने चुने जिसे शारा ने नियुक्त किया था, और ये वे नियम हैं जो उन्हें मार्च 2025 में हस्ताक्षरित संवैधानिक घोषणा में दिए गए थे। और मेरा मतलब है, अगर आप उन सदस्यों के नाम और उनकी संबद्धता देखें जिन्हें नियुक्त किया गया था, तो उनमें से बहुत से लोग आंतरिक समूह का हिस्सा है। लेकिन वे एक विविध संसद नहीं बना रहे हैं, न केवल जातीय या धार्मिक पृष्ठभूमि के लिहाज से, बल्कि विचारों की विविधता के लिहाज से भी नहीं। आप देखेंगे कि अधिकांश नियुक्त व्यक्ति दमिश्क सरकार और उनके काम करने के तरीके से जुड़े हैं। हाँ, प्रतिनिधित्व या उसके अभाव पर यह प्रक्रिया खासकर मेरे द्रूज अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सवाल उठा रही है। सोवेटा में सीटों को स्थगित कर दिया गया है। ये द्रूज बहुल इलाकों में राज्य की सीमाओं के बारे में क्या बताता है? तो जब ये प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी, तो कुछ प्रांतों को बाहर रखा गया था। स्वेदा उनमें से एक था, क्योंकि राज्य का उस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन ऐसा ही हाल पूर्वोत्तर सीरिया के उन प्रांतों का भी था जो कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कब्जे में थे। लेकिन जनवरी समझौते के बाद इन प्रांतों में चुनाव कराने का समझौता हुआ और इस तरह ये पद भरे गए। लेकिन स्वेदा अभी भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। मुझे लगता है कि कई लोगों ने मान लिया था कि शारा खाली जगह भरने के लिए और अधिक ड्रूज व स्वेदा के लोगों को नियुक्त करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार उस क्षेत्र में चुनावों को टालती रहेगी। फिर भी स्वेदा से 2 लोगों की नियुक्ति हुई थी, एक बेदुइन है और दूसरा ड्रूज है। हालांकि ड्रूज, मेरा मतलब है जो ड्रूज सांसद चुना गया है वो सरकार के साथ है, और स्वेदा और उसके आसपास के इलाकों पर नियंत्रण रखने वाले ड्रूज गुटों के साथ नहीं है। अब जब हमें इन 210 सांसदों के बारे में पता चल गया है, तो आगे क्या होगा? शायद सोमवार को पहली बैठक होगी। नई सरकार के लिए सबसे जरूरी एजेंडा क्या है? मुझे लगता है कि पहला कदम ये तय करना है कि ये सांसद किस किस समितियों में काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि असद शासन के पतन के बाद से सीरिया को राष्ट्रपति आदेशों के जरिए चलाया जा रहा है, और सीरियाई संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास मेरा मतलब है अनन्य अधिकार है। लेकिन संसद को घरेलू मामलों में भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वह माफी देना हो या बजट हो। और पिछले 1.5 साल से ये सारे फैसले कार्यपालिका द्वारा लिए गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या संसद और कार्यपालिका के बीच किसी तरह का मतभेद होगा या संसद को और अधिक शक्तियां मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से ये बदलाव पहले दिन से दिख रहा है और जिस तरह से ये संविधान तैयार किया गया था, उसे देखते हुए ये संभावना कम ही है कि हमें एक असली संसद देखने को मिलेगी जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हो। इससे सीरिया लोकतंत्र के और नजदीक आता है। अच्छा अहमद, इसी समय सीरिया के न्याय मंत्रालय ने असद युग के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया है। क्या यह वास्तविक संक्रमणकालीन न्याय की ओर एक कदम है, या इस चरण पर ज्यादा एक प्रतीकात्मक कदम है?
मेरा मतलब है संक्रमणकालीन न्याय के लिए सच में प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि असद युग के अधिकारियों के खिलाफ कई मुकदमे चलाए गए हैं जो सेना और सुरक्षा तंत्र के सदस्य थे। लेकिन साथ ही अगर आप देखें कि सीरियाई सरकार असद युग के कुछ व्यापारियों और उन अधिकारियों के प्रति कितनी नरमी दिखा रही है जिनमें सीरियाई सरकार को कोई संभावित लाभ दिखता है, चाहे वो आर्थिक हो, तो आप देखेंगे कि संक्रमणकालीन न्याय प्राप्त करने में जो अंतर या कम से कम असंगति है वह साफ नजर आने लगती है। और इस खास मुद्दे यानी संक्रमणकालीन न्याय की कमी को लेकर सीरियाई लोगों की तरफ से काफी शिकायतें और आलोचनाएं भी हुई हैं। और निश्चित रूप से ये जोखिम भरा है क्योंकि संक्रमणकालीन न्याय की कमी का मतलब है कि लोग अपने मामलों को खुद सुलझाने लगेंगे। और हमने पिछले 1.5 साल में असद शासन के सदस्यों, सुरक्षा बलों के खिलाफ हत्याएं होते हुए देखी हैं। फिर से आम लोग अपने मामले खुद सुलझा रहे हैं, जो स्थिर या सुरक्षित राज्य बनाने का सही तरीका नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये एक अच्छी नींव का संकेत नहीं है। अहमद शरावी, सीरिया में अभी जो हो रहा है उस पर आपकी राय सुनकर अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।